हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसेस एक्ट ऑफ 1961। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ पार्ट वन, जिसमें कि हम बेसिकली इस एक्ट में 3 चैप्टर्स हैं। तो आज हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दो कवर कर लेंगे, और जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है थर्ड, बेसिकली विच डील्स विद अथॉरिटीज़। जो भी इस एक्ट में अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उनके साथ डील करता है चैप्टर 3। अलॉन्ग विद हम कुछ अमेंडमेंट्स हैं इसकी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेंगे। और उनमें भी जो 2019 के अमेंडमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ एन अमेंडमेंट इन 2015 ऑल्सो, बट उसमें हम बहुत ही कम प्रोविजंस देखेंगे जो कि हमारे लिए काम के हैं। अदरवाइज 29 के अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हम पूरा का पूरा कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ योर पार्ट 2, है ना। और पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रोविजंस हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करें। अप्रेंटिसेस एक्ट ऑफ 1961। अगेन पहला क्वेश्चन आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये एक्ट कब आया था। इट कम्स इन 1961। कि आपके लिए एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं इस एक्ट से, मैंने एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961, एवरी ट्रेड अप्रेंटिसशिप who has completed the period of training shall appear for a test to determine his proficiency in the designated trade in which he has undergone training to be conducted by। तो जो भी ट्रेड अप्रेंटिसी है ना, तो उसका जो टेस्ट होता है उसको कौन लेता है ना। तो इसका आंसर हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप कि डेफिनेटली आपका आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही एक और क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस के बीच में कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करता है, वो कहाँ रेफर किया जाता है। तो ये भी हम जो है वो आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इन सब प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं चैप्टर 1 और 2 के, उसके बाद अब इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करोगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 1, विच डील्स विद प्रीलिमिनरी प्रोविजंस, दैट इज बेसिकली डेफिनेशंस। आपको पता है कि कोई भी एक्ट हो उसमें जो चैप्टर 1 होता है उसमें उस एक्ट के डेफिनेशंस को लिखा होता है। तो वही हम आज चैप्टर 1 में सबसे पहले उसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर ना। अच्छा, एक और चीज़, ये अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है वैसे। बेसिकली अगर हमें इसका थोड़ा सा आइडिया लेना हो, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेंटिसशिप, है ना। आपने इंटर्नशिप सुनी होगी, इंटर्नशिप सुनी होगी, बस इंटर्नशिप का ही एक्सटेंडेड वर्जन है अप्रेंटिसशिप, या मोर फॉर्मल वर्जन है, मोर फॉर्मल वर्जन है। ठीक है। अप्रेंटिसशिप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होती है, वेयरएज इंटर्नशिप आपकी शॉर्ट टर्म होती है। क्लियर। जैसे कि आपने सुना होगा 45 दिनों की इंटर्नशिप, 2 महीने की, 3 महीने की, एट मैक्स 6 मंथ्स की, है ना। तो ये आपका इंटर्नशिप पीरियड रहता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, ये स्टार्ट ही 6 मंथ से होती है। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, इस तरह से आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चलती है ना। तो बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, और इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को, है ना। और ज़रूरत क्यों है, बिकॉज यू नो कि देर इज़ अ वेरी स्किल गैप, देर इज़ अ स्किल गैप जो कि एम्प्लॉइज़ को चाहिए, है ना, उनकी वहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सो टू इसी गैप को ब्रिज करने के लिए, टू ब्रिज द स्किल गैप, है ना, बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। जब कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन से कुछ थ्योरी पढ़ के जाता है ना, तो जो इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज उसको स्किल्स चाहिए, उसके बीच के गैप को ब्रिज करता है। तो यहाँ पे इस पीरियड में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अब आपने देखा होगा कई लोग बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आईटीआईज वगैरह, है ना। तो जैसे ही उनका आईटीआई का पीरियड खत्म हो जाता है, उनका 2 साल का लेट्स से डिप्लोमा है, तो वैसे ही या तो उनके 1.5 ईयर्स के बाद उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, या फिर जब भी अगर मान लो उनको कंपनी कोई हायर करती है तो पहले उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग,
ताकि एक साल में उनको सिखाया जाए कि काम किस तरह से होता है, उनको स्किल्स डेवलप की जाए उनके अंदर। फिर उसके बाद जो है वो उनको एक्चुअल में कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय बनाया जाता है। तो आई थिंक बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि अप्रेंटिसशिप होते क्या है। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करें इसके डेफिनेशंस के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, जो कि आपने बहुत सारे एक्ट में पढ़ी भी होगी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपने बहुत सारे डेफिनेशन में पढ़ा होगा, बहुत सारे एक्ट में पढ़ा होगा। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज बहुत सारे एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉमन ही होती है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, बट देर आर सब फ्यू टर्म्स जो कि जिनके केस में कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहती है वो पता होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल बोर्ड्स के केस में कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट और टेक्निकल या टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के केस में कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज, मेजर पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड, इन केस में कौन सी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है इन मोर देन 4 स्टेट्स, तो उस केस में कौन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। या एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या ऐसी कंपनी जिसमें कि मोर देन 51% शेयर होल्डिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट की है, तो वो भी जो है वो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। एंड फाइनली इफ देयर इज एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, तो वो भी जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। क्लियर। तो आपको एग्जाम के लिए ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़ कि जो इसमें कुछ नई टर्म्स हैं जिनको कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, रीजनल बोर्ड्स, ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस के केस में, राइट। रेलवे, मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड, ये आपको पता ही है। इस केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि 4 से ज़्यादा स्टेट्स में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ शेयर कैपिटल जो है वो 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वहाँ पे भी ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, वो भी उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। तो 2-3 वर्ड्स है जो कि आपको याद रखने हैं कि एक तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, यहाँ पे भी सेंट्रल वर्ड है, तब भी आप ध्यान रख सकते हो। एक जो कि रीजनल बोर्ड है, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो, है ना, कि रीजनल बोर्ड्स इस केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। और ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस इस केस में भी आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। और ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि 4 से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेट कर रही हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी तो एज़ यूजुअल ही है, जैसे कि हम सभी एक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बाकी सभी केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, जैसे कि स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल में या एनी एस्टेब्लिशमेंट जो कि रह गई इसके अलावा जो मेंशन की है अभी, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बहुत टफ नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जैसे कि मैंने कहा रीजनल बोर्ड्स आ जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है, बाकी तो आप उसके नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ठीक है। इनके केस में ये ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि 4 से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करती है, उस केस में भी जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और बाकी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल हो गया, चाहे ऐसी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहती है, इन सब चीज़ों में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। बट ये है जो कि नाम से आई थिंक नहीं समझ में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ ट्रेड्स की बात कही गई है, जैसे कि डेजिग्नेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड। बेसिकली ये 2 मेजर ट्रेड्स के बारे में बात कही गई है। तो ये क्या होते हैं, देखो बहुत आसान है ना। डेजिग्नेटेड ट्रेड में क्या कौन कौन से ट्रेड आएंगे, एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन विच इज़ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या वोकेशनल कोर्स which is determined by the central government after consulting with the central apprenticeship council, उसको हम बोल देंगे कि दिस इज अ डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर से क्या बात कर रहा हूँ मैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा ट्रेड दैट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड, या फिर आपका जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड, या आपके वोकेशनल कोर्स जो भी अगर कोई है, इन चीज़ों से अगर, है ना, कोई रिलेटेड फील्ड है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लस
सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी ये कोर्स होगा इसमें आप ट्रेनिंग दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड ट्रेड। सिंपल, ठीक है। और ऑप्शनल ट्रेड क्या होता है? ऑप्शनल ट्रेड में ध्यान रखना सबसे पहली बात, ऑप्शनल ट्रेड जो इसके अलावा रह गए, देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत नई फील्ड्स होती है जो कि अभी तक गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं की होती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई फील्ड है जिसमें कि एक बहुत नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेड या ऑक्यूपेशन जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि कैसे एआई को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रेनिंग की जा सकती है, बट इसमें जो ट्रेनिंग की जाएगी दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्शनल ट्रेड, कि दिस इज अ ऑप्शनल ट्रेड। तो अलग क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए जो प्रोविजंस रहेंगे वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे, ऑप्शनल ट्रेड के लिए जो प्रोविजंस है वो डिफरेंट रहेंगे। बस फर्क क्या है कि जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है ये डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद या आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, वेयर इज ऑप्शनल ट्रेड को डिसाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, राइट? क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक एक पोर्टल साइट है यहाँ पे, मतलब दैट इज, देखो फंडा क्या रहता है कि जब भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है ना, जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देना चाहती है ना, हम ये भी पढ़ेंगे कि देर इज है ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या मैंडेटरी कंडीशन भी है कि उनको देनी ही है अप्रेंटिसशिप। तो उस केस में उनको वैकेंसीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो एक गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके उनको उस पोर्टल पे वैकेंसीज क्रिएट करनी होती है। तो जो भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह होंगी एम्प्लॉइज़ की, सॉरी अप्रेंटिसशिप वगैरह की, वो सब उसी पोर्टल पे जाके होंगी। तो दैट इज़ अ पोर्टल साइट विच इज़ डेवलप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? क्लियर? नाउ अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसेस में भी दो डेफिनेशंस जो है वो अक्सर आपको इस एक्ट में देखने को मिलेंगी। एक है टेक्नीशियन और वोकेशनल अप्रेंटिसी, और एक है आपके पास ट्रेड अप्रेंटिसी। इनका मतलब क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, पहले टेक्निकल बता देता हूँ, ये टेक्नीशियन और वोकेशनल अप्रेंटिस क्या होता है। ऐसे अप्रेंटिस जिन्होंने स्कूल एजुकेशन कर ली है एंड आफ्टर दैट दे हैव डन समथिंग दैट इज डिग्री और डिप्लोमा। तो या तो उन्होंने डिग्री की है या उन्होंने डिप्लोमा किया है, ये जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल अप्रेंटिस कहलाते हैं। तो जिन्होंने डिग्री की है उनको हम बोलते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट अप्रेंटिसी। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको हम बोलते हैं टेक्नीशियन और वोकेशनल अप्रेंटिसी। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन, राइट? तो सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टेक्नीशियन या वोकेशनल अप्रेंटिस होते हैं उन्होंने डिग्री की होती है या डिप्लोमा किया होता है किसी भी रिलेवेंट फील्ड में आफ्टर देयर स्कूलिंग। जबकि ट्रेड अप्रेंटिस में ऐसा नहीं है। ट्रेड अप्रेंटिस में इवन आफ्टर स्कूलिंग भी जो है वो कहीं ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं। तो उनको बोलते हैं ट्रेड अप्रेंटिसी। तो ट्रेड अप्रेंटिसी बनने के लिए कोई डिग्री या किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज इफ़ यू वांट टू बी गो ऑन अ ट्रेनिंग, है ना, इन, है ना, टेक्नीशियन और एज ए वोकेशनल अप्रेंटिसी, तो आपको उस केस में आपके पास कुछ ना कुछ डिग्री या कुछ ना कुछ डिप्लोमा होना चाहिए। सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिसी या ट्रेड अप्रेंटिसी। आई थिंक यहाँ भी अब जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज चैप्टर 1, जिसमें कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर 2, दैट इज अप्रेंटिसेस एंड देयर ट्रेनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन से, राइट? देखो, अगर तो कोई नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल ट्रेड है ना, नॉर्मल बिजनेस है, उस केस में जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो मिनिमम एज है वो चाहिए 14 ईयर्स, 14 ईयर्स ऑफ एज। वेरस अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि हजार्डियस है, हजार्डियस नेचर की है, विच इज़ ऑब्वियसली लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट, उनकी लिस्ट बनाई होती है। हजार्डियस इंडस्ट्री में अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो तो इस केस में जो मिनिमम एज चाहिए वो चाहिए 18 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अलॉन्ग विथ there is some standard of education should be there and plus physical fitness, right? Clear?
एग्ज़ाम में आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी नॉर्मल ट्रेड है उसमें नॉट लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, और जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, प्लस फ्यू एजुकेशन क्राइटेरिया वहाँ पे होना चाहिए फुलफिल, और फिजिकल फिटनेस भी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आपको जो है वो कहानी ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट। आगे चलें। देन बस आपको ये याद रखना है इस एक्ट में कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशंस फॉर द इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड ऑल्सो फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज एससीज, एसटीज और ओबीसीज। इनके लिए जो है वो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशंस, ठीक है। तो बस आपको अपने दिमाग में जब भी अगर क्वेश्चन आ गया कि वहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविजन है या नहीं है, तो यस डेफिनेटली देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटीज, एसटीज एंड ओबीसीज। क्लियर, ठीक है जी। बस इतना आपको इसमें से ध्यान रखना है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। जब भी किसी भी अप्रेंटिसी को हायर किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि जो भी उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है या उसके बाद भी अगर मान लो जो एम्प्लॉयर है वो अगर उन्हीं जो उन्होंने जिनको ट्रेन किया, जिनको स्किल्स दी, उनको रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे हायर करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं जिसमें कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको मेंशन किया होता है। तो वो दोनों जो है वो एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, फिर आगे उसको अप्रूव करवाने के लिए भेजा जाता है, वो अभी हम देखेंगे। बट पहले इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो इसमें कहानी इस तरह रहती है, लेट मी एक्सप्लेन बाय दिस वे। लेट्स से दिस इज अप्रेंटिसी, है ना, और ये है एम्प्लॉयर। क्लियर, तो ये अप्रेंटिसी है और ये एम्प्लॉयर है। अप्रेंटिसी, अच्छा एक और चीज़, अब अभी हमने पढ़ा कि अप्रेंटिसी की एज जो है वो 14 साल से 18 साल से कम भी हो सकती है फॉर नॉर्मल ट्रेड, है ना। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, वो किसके बीच में होगा? अगर तो एडल्ट है तब तो 18 साल से ऊपर वो खुद कर लेगा। इन केस ऑफ माइनर, इन केस ऑफ माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाएगा बाय द गार्डियन ऑफ दैट माइनर, ठीक है जी। तो ये हो गया एम्प्लॉयर और ये हो गया अप्रेंटिसी, और इन केस ऑफ माइनर उसके गार्डियंस जो है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डिसाइड किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डिसाइड किया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जो है वो उसको भेजना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को, है ना। ये एक अथॉरिटी है, अभी हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में कि अप्रेंटिसशिप एडवाइजर कौन होता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, क्या इसके पास पावर्स होती हैं। बट अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है, उसको जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देनी होती है फॉर अप्रूवल, राइट, विद इन 30 डेज। अब ये जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है ये विद इन 7 डेज इस कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड करेंगे पोर्टल साइट पे, जो मैंने बात की थी एक आपको, पोर्टल की साइट पे जो है वो। हे गाइस, इफ़ यू थिंक दैट ये जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है। ये इस तरह का आपको लोगो वहाँ पे ऐप में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप इस कंटेंट को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स, लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रॉपर 1-to-1 मेंटरिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, PYQ एनालिसिस और मॉक क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप UGC नेट के लिए लेबर लॉज HRM कोड 55 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऐप पे जाके इस कोर्स में एनरोल होकर जो है वो कम्प्लीटली इस एक्सेस कोर्स को, इस कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसके लिए आपको करना क्या है, ये ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड लाइव PYQ एनालिसिस, डाउट सेशंस, मेंटरिंग विल बी देयर। इन नटशेल यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई बुक्स फॉलो करनी है, ना आपको कहीं से मॉक पेपर लगवाने हैं, ना आपको खुद से कोई PYQ एनालिसिस करना है। हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको करवाई जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।